हेलो एवरीवन, आ गए हैं अपने चैनल बिहारी रीडर पे, जहाँ पे हम सीखते हैं, नर्चर करते हैं एंड अपने आप को ग्रो करते हैं। और एक ऐसा चैनल जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का जो पहला टॉपिक, बेसिकली जो आज का हमारा लॉ है, जो कि हम पढ़ रहे हैं द बुक द डायरी ऑफ सीईओ से, जो कि स्टीवन बार्लेट ने लिखी है। इसके अंदर जो लॉ नंबर 15 है वो क्या कहता है कि द फ्रेम मैटर्स मोर देन द पिक्चर। बेसिकली तुम्हें इसके सेंटेंस से समझ में आ गया होगा कि किसी चीज का फ्रेम उसके पिक्चर से ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, सो मूविंग अहेड, बेसिकली दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ द वे अ प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड टू द कंज्यूमर ड्रास्टिकली अफेक्ट्स देयर परसेप्शन ऑफ इट्स वैल्यू। बेसिकली अगर हम बिजनेस में देखें तो बिजनेस में क्या होता है, हम अपने कंज्यूमर को जिस तरह अपना प्रोडक्ट पैकेज करके या मैन्युफैक्चर करके जिस तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो रिटेल शॉप हो चाहे वो डिलीवरी हो, उसको हम जिस तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हमारे ब्रांड की इमेज, वैल्यू, स्ट्रेंथ क्रिएट होती है टुवर्ड्स द कंज्यूमर। ठीक है, तो इसके अंदर, इस लॉ के अंदर वेरियस केस स्टडीज दे रखी हैं, जिसमें से हम सारी केस स्टडीज को इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला केस स्टडी है वो क्या कहता है कि जो इसके ऑथर हैं स्टीवन बार्लेट, उनका एक परसेप्शन था अबाउट द ब्रांड विच इज इन देयर कंट्री। ठीक है, एक ब्रांड था जो कि उनकी कंट्री में था। ठीक है, और स्टीवन बार्लेट उस ब्रांड के बारे में बहुत बढ़िया सोचते थे। आई मीन ही फील्स कि ये जो ब्रांड है ये बेस्ट ब्रांड है अबाउट दिस, अबाउट द क्लोथ, अबाउट द एसेसरीज, अबाउट द कैप, अबाउट द ऑल थिंग। जो भी क्लोथिंग एक ब्रांड था, जो कि उनका परसेप्शन बिल्कुल अलग था। कि उन परसेप्शन क्यों अलग था? क्योंकि जो उनकी वेबसाइट थी, बेसिकली जहां से वो सामान मंगाते थे, वो जो सामान हुआ करता था, जहां से सामान मंगाया जाता था, वो वेबसाइट इस तरीके से क्रिएटेड थी, इस तरीके से बिल्ड थी ताकि लगे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक या लग्जरी प्रोडक्ट है, जो कि हैंड क्राफ्टेड, मतलब हाथ से बनाया जाता हो, या कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत महीन कारीगरी का यूज किया गया हो। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो उनका परसेप्शन रिगार्डिंग दिस ब्रांड बिल्कुल डिफरेंट था। पर एक दिन वो वैसे ही रील स्क्रॉल कर रहे थे, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे आप हम करते हैं वैसे ही, तो उनको एक वीडियो मिलती है रिगार्डिंग दैट ब्रांड, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, उस ब्रांड के जो ओनर है उनकी वीडियो होती है वो। ठीक है, तो उनकी जब वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में क्या पता लगता है उनको कि जो वीडियो है उसके अंदर जो हमारे ओनर है उस ब्रांड के, वो उसका दिखा रहे होते हैं कि वो जो क्लोथिंग प्रोडक्ट बनाते हैं या जो एसेसरीज बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो दिखाते हैं। तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वो देखते हैं कि जो जूते वो पहन रहे हैं, जो टी शर्ट वो पहन रहे हैं, वो सेम चीज बहुत ही ज्यादा बल्क में बन रही है थ्रू दी मास प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, तो अब वो मशीन के द्वारा बन रही है। अब वो सेम चीज एक मशीन बना रहा है कि या रोबोट बना रहा है। तो अब जैसे ही उन्होंने वो देखा तो उनका जो परसेप्शन है रिगार्डिंग दैट वैल्यू टुवर्ड्स दैट ब्रांड, सॉरी रिगार्डिंग दैट वैल्यू नहीं, टुवर्ड्स दैट ब्रांड, तो उस ब्रांड के रिगार्डिंग जो उनका परसेप्शन है वो बिल्कुल बदल गया। उनका नजरिया बिल्कुल बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जब वो उसके ऊपर मिशन, विजन, उनका एम पढ़ रहे थे इन द वेबसाइट, तो उनको बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ अलग ही कर रहे हैं ये ब्रांड। ठीक है, बट जब उन्होंने सामने से देखा, जब उन्होंने ऐसी देखी कि वो प्रोडक्शन होता कैसे, तब उनका जो बिल्कुल माइंड है वो बिल्कुल की तरह चेंज हो गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ ब्रांड ऑथेंटिक होते हैं बट उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अंदर एक लाइन भी कही गई है कि द वे दैट द समथिंग इज पैकेज्ड हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। कोई चीज कितना पैकेज है उससे ज्यादा उसका रिसीव, लोगों को मिल कैसे रहा है, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। हाउ समथिंग इज फ्रेम्ड अफेक्ट्स हाउ कंज्यूमर परसीव एंड वैल्यू द ब्रांड, उसी की मदद से पता लगता है। एंड इन दिस मोमेंट द फ्रेम ऑफ माई फेवरेट ब्रांड चेंज्ड इनवर्सिबली। उन्होंने कहा कि जो उनका ब्रांड था उसका जो वैल्यू थी वो पूरी तरह से इरिवर्सिबल चेंज हो गई। ठीक है, आगे हमें पता लगता है अबाउट दी पेप्सी एंड कोक। अब ये तो बहुत ट्रेंडी ब्रांड्स है। अबाउट दी पेप्सी एंड कोक की अगर बात की जाए तो 1970s में कस्टमर्स को ब्लाइंड फोल्ड करके एक व्हाइट कप में पेप्सी एंड एक व्हाइट कप में कोका कोला पिलाया गया। ठीक है,
जब उनको पिलाया गया तो उनको जो सबसे बढ़िया टेस्ट है वो पेप्सी का लगा rather than कोका कोला। बट यार हियर इज अ कैच। कैच ये था कि जब उनको वो पसंद आया तो जब उन्होंने पट्टी हटाई, उन्होंने बोला कि ये टेस्ट ज्यादा बेटर, लोगों ने बताया ये पेप्सी है, बट उन्होंने बोला कि नहीं ये पेप्सी नहीं हो सकती, ये कोका कोला ही है। क्योंकि लोगों का पहले से परसेप्शन क्या बना हुआ था कि कोका कोला इज द ओनली ब्रांड इन द मार्केट जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चरेंस है, और उनसे बढ़िया कोई भी जूस या बेसिकली जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो नहीं बनाता है। ठीक है, मूविंग अहेड, इसके अंदर एक और बात कही गई है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अगर देखा जाए तो इसके भी अंदर एक केस स्टडी आती है रिगार्डिंग दी ब्रांड एप्पल। आप लोग सब जानते होंगे आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है वो। ठीक है, तो एप्पल अपनी ब्रांड्स के अंदर एक्सक्लूसिविटी कैसे लाता है? अब तुम लोग खुद भी स्टोर पे जाते होगे, मैं भी स्टोर पे जाता हूँ। एक्सक्लूसिविटी कैसे लाता है? वो लाता है अपनी एक्सक्लूसिविटी थ्रू दी प्रेजेंटेशन ऑफ देयर ईच प्रोडक्ट। तो तुम कभी जाना, मतलब कभी आईफोन के ब्रांड में जाना, सॉरी रिटेल स्टोर में जाना, वहां देखना वो एक हर प्रोडक्ट को ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो एक आर्ट गैलरी की फॉर्म में लगे, कुछ यूनिक लगे, कुछ म्यूजियम जैसे होता है ना, म्यूजियम में एक प्रोडक्ट रखा होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, थोड़ा स्पेस होता है, फिर एक प्रोडक्ट होता है, फिर एक डिस्क्रिप्शन होता है। उस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक फीचर हो या कोई ना कोई यूनिक एग्जिस्टेंस हो उनकी। तभी इस तरीके से अपना एप्पल अपने आप को सेपरेट करता है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। और इतना कोई ब्रांड फोकस नहीं करता है इन सब चीजों पे, बट एप्पल शुरू से अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, उनके भले ही एक दो प्रोडक्ट हो मार्केट में, एक दो प्रोडक्ट को ही उनको डिस्प्ले कराना हो, छोटा स्टोर हो, बट वो एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करके रखते हैं कि हाँ हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, बट in a categorized format, in this simplistic format, so that each product should so that each product believe the people that this is the only product we want। ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए कि ये जो करते हैं एप्पल ब्रांड, ये जो करता है, इससे क्या होता है, इसके अंदर लोगों के अंदर ना एक पावर ऑफ स्कार्सिटी पैदा होती है कि अगर मैं कोई ब्रांड ऐसी कोई चीज देख रहा हूँ जो कि एक अकेली चीज रखी हुई है, तो मेरे मन में ख्याल आएगा ना कि ये अकेला क्यों है, यूनिक होगा तभी अकेला है, तो ये स्कार्सिटी में है। तो एक लोगों के अंदर परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने सीखा ना कि जो चीज प्रेजेंट करोगे उसका परसेप्शन वैल्यू बिल्ड होगा। बेसिकली तुम्हारे ऊपर पे ये चीज अप्लाई होती है। अपने आप को तुम जैसा दिखाओगे वैसी तुम्हारी वैल्यू लोगों में क्रिएट होगी, वैसे ही तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल क्रिएट होगा लोगों के बीच में। हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द ब्रांड हूप। एक इन्वेस्टर थे, एक ब्रांड एम्बेसडर थे, और उसी ब्रांड के कुछ एक कोलैबोरेटर भी थे हमारे स्टीवन बार्लेट। वो क्या कहते हैं कि अबाउट द ब्रांड हूप, वो कहते हैं हूप एक बेसिकली एथलेटिक रिस्ट बैंड था, स्मार्ट वॉचेस जो आजकल कॉमनली यूज होते हैं। उस ब्रांड में उन्होंने क्या किया, रैदर देन पुटिंग द सेम थिंग व्हिच इज अप्लाइड बाय अनदर ब्रांड्स ऑफ द सेम सेगमेंट, कि हम टाइम भी दिखाएंगे, हम कॉलिंग भी देंगे, हम आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी देंगे, हम आपको और भी चीजें देंगे, ठीक है, जितनी भी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं स्मार्ट वॉच में। बट इस वूप में ब्रांड ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि बेसिकली अपने ब्रांड को, अपने वॉच को, अपने प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव रखा, यूनिक रखा, सिंपल रखा, टुवर्ड्स द गोल ऑफ एथलेटिक पर्सन, एथलेटिक माइंडसेट। बेसिकली तुम बोल सकते हो कि जो सामान था, जो उनका रिस्ट बैंड था, वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो नॉर्मल लोगों के लिए ना हो, मतलब उसके अंदर टाइम देखने के लिए लोग थोड़ी उसको पहने ताकि वो काम करे, वर्कआउट करे, जिम करे, बाहर स्पोर्ट्स करे, उसको पहने ही उस चीज के लिए। तो उसकी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन हो गई। इस वजह से वो जो हूप ब्रांड है, हम किस बात करें, WHOOP, हूप ब्रांड इसलिए बहुत ज्यादा आज फेमस है अबाउट देयर रिस्ट वॉचेस, क्योंकि उसके जैसा सेगमेंट किसी ने क्रिएट नहीं किया। तुम यही बात डोमिनोज में भी ले सकते हो कि डोमिनोज एक पहला हमारा भारत का ब्रांड था जिसने पिज्जा, तो और भी पिज्जा आज से थोड़ी बन रहा है, पिज्जा तो भाई जब मुगल आए थे, सॉरी मुगल नहीं आते, जब ब्रिटिशर्स थे तब से बन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब से बन रहा है। बट डोमिनोज ने ऐसा क्या किया, डोमिनोज ने 30 मिनट की डिलीवरी दी, कुछ यूनिकनेस दी, कुछ एक्सक्लूसिविटी दी जो उसको स्टैंड आउट कराती है थ्रू दी अदर ब्रांड्स ऑफ जो पिज्जा बेच रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम
एक और ब्रांड के बारे में बात की गई है, जैसे कि एक ब्रांड नहीं, बेसिकली एक बात की गई है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज के परसेप्शन बदलनी है तो ये हम जॉब रोल में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर जॉब रोल की बात की जाए तो अगर तुम किसी को बोलो कि तुम्हें सेल्स की जॉब दूंगा मैं काम करने के लिए, तो वो सेल्स की जॉब इतनी जल्दी नहीं देगा। ठीक है, मतलब आजकल क्या लोगों को माइंडसेट हो गया है कि सेल्स में काम नहीं करना, क्योंकि सेल्स में फील्ड वर्क बहुत है, काम ज्यादा है, टारगेट कंप्लीशन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आजकल की रिक्वायरमेंट है। तो तुम उसके रिक्वायरमेंट को अगर देखो तो जो सेल्स के लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक अलग ही मतलब वो होता है कि भाई हमें तो बस काम करना है, हमारे पास कुछ भी और अपना पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस होगा नहीं। सो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या किया, एक B2B कंपनी थी जिसने क्या किया, रैदर देन सेल्स पर्सन हायर करने के बजाय उन्होंने बोला वी वांट पार्टनर्स। तो अब देखो पार्टनर शब्द से क्या हो गया, पार्टनर वर्ड से क्या हो गया, जो आदमी हायर हो रहा है उसका एक अंदर एक अलग माइंडसेट तैयार हो गया कि हमको जो हायर कर रहा है वो हमें अपनी पार्टनरशिप दे रहा है, हमारे साथ साइन अप कर रहा है, हमारी दोस्ती क्रिएट हो रही है। भले ही उसको काम वो सेल्स का कराएगा, भले ही उसको एक काम सेल्स पर्सन का ही देगा, उसको मार्केटिंग का ही देगा, एडवर्टाइजिंग PR का ही काम देगा, बट उसको क्या नाम दिया, पार्टनरशिप, जिसकी वजह से कॉमन रिलेशनशिप बिल्ड हो गया टुवर्ड्स द कस्टमर, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। उसके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस भी क्रिएट हुआ कंपनी के अंदर, और कंपनी ज्यादा देर तक काम कर पाएगी। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इसके अंदर एक और बात कही गई है अबाउट द केस स्टडी ऑफ इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क की जो ब्रांड है बेसिकली टेस्ला, उसके अंदर वो क्या यूज करते थे, टेस्ला कार 3 से पहले उनकी कार में टोटल ओरिजिनल नेचुरल लेदर यूज होता था, एनिमल लेदर। तो उन्होंने एक दिन बोला कि एनिमल लेदर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने बैन कर दिया है एंड ऑल, हम एनिमल के खिलाफ नहीं रहेंगे, एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ। तो इसके अंदर क्या होता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमल क्रूएल्टी के खिलाफ। तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर वो क्या करते हैं अबाउट देयर ब्रांड, कि वो जब उसकी सीट्स बनाते हैं ना ब्रांड की, मतलब उस सीट्स बनाते हैं उस कार की, तो कार की सीट्स वो प्लास्टिक से बनाते हैं। ठीक है, रियलिटी प्लास्टिक है, बट वो लोगों को क्या बता रहे हैं, कि हम किससे बना रहे हैं, वीगन लेदर से बना रहे हैं। अब लोगों के अंदर एक माइंडसेट आ जाएगा, वीगन मतलब वेजिटेरियन एंड ऑल समथिंग, जो ऐसे लोग होते हैं। तो वीगन लेदर बेसिकली करता क्या है, वीगन लेदर एक बेसिकली वीगन लेदर में लेदर वर्ड आता है ना, तो लेदर वर्ड को वो हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोगों का क्या विश्वास है कि जो टेस्ला की कार से उसके अंदर लेदर की सीट बनती है, एक अलग कंफर्ट होता है, एक अलग रिलायबिलिटी होती है टुवर्ड देयर सीट्स एंड ऑल, तो उसको वो बरकरार रखना चाहते थे। तो वो क्या कर रहे, उसका नाम बदल दिए वीगन लेदर, जबकि वो क्या था, प्लास्टिक था। ठीक है, तो इस वजह से केस स्टडी में ये बातें बताई जाती हैं कि किस तरीके से ब्रांड अपने आप की फ्रेमिंग बदल के अपना वैल्यू चेंज कर लेते हैं, अपना परसेप्शन चेंज कर लेते हैं टुवर्ड्स देयर कस्टमर। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात कही गई है, जैसे कि फ्रेमिंग इज नॉट अबाउट लाइंग एंड डिसेप्शन। फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं होता किसी चीज को रख देना, किसी चीज को फेंक देना, ये लाइंग नहीं होता। लाइंग होता है इट्स अबाउट नोइंग हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू द मोस्ट फैक्चुअल एंड कंपेलिंग लेंस। बेसिकली अब देखो वेबसाइट्स जो आजकल लोग बनाते हैं, सारी वेबसाइट्स बढ़िया नहीं लगती हमें। जो वेबसाइट सबसे कंपेलिंग होती है, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा ऑडियंस गेन करती है, हम उसी ब्रांड के ऊपर जाते हैं, उसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। वैसे ही तुम जिस नजरिए से किसी ब्रांड को देखना चाहते हो, अगर वो ब्रांड तुम्हें उस नजरिए से उस चीज से प्रेजेंट करवा दे, भले ही वो अंदर से खोखली हो, तो तुम अपने आप कन्वर्ट हो जाओगे, अपने आप कन्वर्ट कर जाओगे, अपने आप उसके अंदर चले जाओगे, उस ब्रांड के अंदर खींचे चले जाओगे। ठीक है, उस कंपनी के अंदर खींचे चले जाओगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर तुम्हें कोई चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रेजेंटेड फॉर्म में मिल जाए तो तुम उसको क्यों नहीं लोगे, सीधी बात है। बट क्योंकि पहले भी मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि कंज्यूमर कौन होता है, इरैशनल इलॉजिकल पर्सन होता है, तो वैसे ही वो हमारे माइंड के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है कंज्यूमर इज जस्ट अ पर्सन जिसको चीज दिखनी बढ़िया चाहिए, भले ही अंदर की क्वालिटी थोड़ी सी वीक भी हो, या जो हम बेचना चाहते हैं वो ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी के अंदर, कि कई बार ये होता है कि कोई फूड प्रोडक्ट पे लिखा रहता है 90% लीन, देन इट सेज कंटेन्स अ 10% फैट। अगर तुम किसी ब्रांड पे जो एक कोई फास्ट फूड ब्रांड है उसके ऊपर लिख दो कि 10% फैट, तो लोगों को लगेगा यार ये तो भाई बिल्कुल क्या प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, इससे मेरे को फैट आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढंग करना चाहिए। पर अगर तुम इसी की जगह लिख दो 90% लीन,
तो इससे क्या होगा यार, इससे ये लोगों को ये लगे, उसको 10% फैट नहीं दिख रहा कि उसके अंदर फैट है 10%, उसको क्या दिख रहा है कि मैं 90% लीन हूँ। बट हम इसको क्या बेच रहे हैं, साथ साथ फैट भी बेच रहे हैं, हम उसको लीन वाला भी जो केमिकल्स या जो भी न्यूट्रिशन चीज है वो भी बेच रहे हैं। तो एक तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है लोगों के बीच में कि अगर तुम सही चीज, मतलब खराब चीज में से सही चीज अगर निकाल दो, वो प्रेजेंट कर दो लोगों को, लोग जरूर खरीद लेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, तुम्हारा जो भी सर्विस है या प्रोडक्ट है उसको जरूर खरीदेंगे। अब एट द एंड लॉ क्या स्टेट करता है, कंक्लूजन, व्हाट यू से इज नॉट ऑल दैट यू से, मतलब जो तुम कहते हो वो सारी बातें कई बार कहीं नहीं जा सकती। व्हाट यू से इज डिटरमाइंड बाय द कंटेक्स्ट इन विच योर मैसेज, प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट। इफ यू चेंज द फ्रेम यू चेंज योर मैसेज। अगर तुम फ्रेम बदल दो किसी चीज का तो उसका मैसेज भी बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम इन जनरल आज कपड़े पहने हैं, अगर नॉर्मल कपड़े पहन के हम ऑफिस मीटिंग्स में जाते हैं तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अपने आप को जैसे प्रेजेंट करोगे वैसे ही तुम्हारा वैल्यू क्रिएट होगा। तो तुम्हें सूट बूट पहन के ढंग से जाना पड़ेगा उसके अंदर, क्या नाम है, मीटिंग्स में। तो एक तुम्हारा अलग तरीके का पर्सनालिटी उसमें दिखेगा, तुम्हारा एक अलग वैल्यू दिखेगा। ठीक है, इफ यू कैन चेंज द फ्रेम यू कैन चेंज योर मैसेज। योर कस्टमर्स विल हियर एवरीथिंग इंक्लूडिंग द थिंग्स यू डिडंट से। Don't just focus on what you say, focus on how the frame around what you are trying to say is positively or negatively distorting your message. अपने फ्रेम को बदलो, अपने आप चीजें, अपने आप लोगों का परसेप्शन, अपने आप लोगों की वैल्यू बदल जाती है towards you, towards your service, towards your brand. At the end, a smart frame will transform the plane. Basically क्या होता है कि अगर ये at the end में ये conclude करना चाहता हूँ कि एक ट्रांसफॉर्म, अगर किसी प्लेन को अलग से दिखाना है ना, किसी कोई एक समतल सी जगह है उसके अंदर तुम मान लो जैसे एक वीडियो ले लो, उस वीडियो एक रॉ वीडियो है, उसको तुम एडिट करोगे। अब एडिट करोगे तो उसका फ्रेम बदल गया ना, उसकी जो एक्चुअल चीज थी वो तो बदल गई। तो लोगों को क्या दिख रहा है, लोगों को तुम्हारा एक परसीव, तुम्हारा एक अचीव्ड वैल्यू दिख रहा है कि तुम उनको दे क्या रहे हो, तुम उनको क्या अचीव करवाना चाहते हो, रेदर देन तुमने कितनी मेहनत लगाई उस रॉ फुटेज को खींचने में, उस रॉ फुटेज को बनाने में। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट, शेयर, एंड मुझे बताते रहना क्या कमियां हैं मेरी, क्या मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, कहाँ गलत जा रहा हूँ। एंड हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। आज लॉ नंबर 15 हुआ है, कल लॉ नंबर 16 होगा। प्लीज आगे जुड़े रहे। थैंक यू।